मिंकू फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसका कॉल पर किसी से झगड़ा भी हो रहा था। उसके बाद उसने कॉल कट दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कोई सामने दिखता है। तभी लाइट चली जाती है। किसी ने मिंकू पर गोली चला दी। मिंकू किसी तरह उठता है और फर्श पर लिखने की कुछ कोशिश करता है, पर लिखते लिखते ही उसकी मौत हो जाती है। इंस्पेक्टर सिम्हा वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि मिंकू ने एक सूरज का तस्वीर बनाया है। उसने सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया तो उसे पता चला कि उसका फोन पर किसी के साथ झगड़ा हुआ था। वो मिंकू की कॉल लिस्ट देखता है तो पाता है कि लास्ट कॉल सूरज का आया था। ओके, तो ये खून सूरज ने किया है, अभी उसे पकड़ता हूँ। इंस्पेक्टर सिम्हा ने सूरज को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की तो उसने बताया, मेरी मिंकू से लड़ाई जरूर हुई थी पर मैंने उसका खून नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ। तो फिर खून किसने किया? लगता है अब डिटेक्टिव जे को ही बुलाना होगा। सिम्हा ने डिटेक्टिव जे को बुला लिया और सारी बात बताई। उसके बाद डिटेक्टिव जे क्राइम सीन पर पहुंचा तो देखते ही समझ गया कि सूरज ने खून नहीं किया। सूरज को छोड़ दो क्योंकि उसने खून नहीं किया। कैसे कह सकते हो? ये देखो, मिंकू ने मरते समय सूरज बनाया था। सूरज के आगे भी वो कुछ लिखना चाहता था पर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। सूरज को छोड़ दो, वो बेकसूर है। डिटेक्टिव जे मिंकू के रूम को अच्छे से देखता है। तभी उसे खिड़की पर एक कैक्टस दिखता है और एक खिड़की जो खुली है। डिटेक्टिव जे ध्यान से सब कुछ देखता है। खून के बाद घर तो अंदर से बंद था। सीसीटीवी फुटेज में मिंकू ने उस आदमी को देखा था लेकिन वो हड़बड़ाया नहीं, मतलब वो उसे जानता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गोली राइट से चली तो मिंकू को गोली लेफ्ट में कैसे लगी, मतलब वहाँ दो लोग थे। चलो मिंकी के करीबियों से बात करते हैं, वहीं कुछ मिलेगा। दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर बहुत कीचड़ है और किसी के कार के पहियों के निशान भी हैं। हो सकता है खूनी के कार के पहियों के निशान हो। चलो इसका पीछा करते हैं। दोनों पहियों के निशान का पीछा करते हुए जाते हैं और सूर्य प्रसाद नाम के आदमी के घर पहुंच जाते हैं। सूर्य प्रसाद, तुम मिंकी से कब मिले थे? सर, मैं तो 2 दिनों से मिंकू के घर गया ही नहीं। झूठ मत बोलो, तुम कल ही उसके घर गए थे। तुम्हारी कार की पहियों में कीचड़ लगा हुआ है जो मिंकू के आंगन में भी था और पहियों के निशान भी वही हैं। जी सर, मैं गया था उसे मारने के लिए, बंदूक भी थी, लेकिन जैसे मैं उसे मारता लाइट चली गई और गोली चली और फिर मिंकू मर गया। मुझे नहीं पता किसने मारा। घर का दरवाजा तुमने मैग्नेट से खोला था? जी सर, आपको कैसे पता? मिंकू का घर का दरवाजा लोहे का है, मैग्नेट से उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद वो सूर्य प्रताप के घर गया और उससे पूछताछ की। उसने कहा, नहीं, मैं कल उसके घर नहीं गया था, मैं तो कल दिन भर घर पे ही था। झूठ मत बोलो, तुम्हारी नीली शर्ट फटी हुई है और इसका टुकड़ा वहाँ मुझे कैक्टस में फंसा मिला। जी सर, मैं गया था पर तभी लाइट चली गई और गोली चली। उसके बाद मिंकू की मौत हो गई। मैं ये देख बाजू वाली खिड़की से भाग गया। मैंने नहीं मारा है, लेकिन मैंने कल उसके घर के आगे एक आदमी को देखा था। इसके बाद वो गोगा के घर गया और उससे कहा, हाँ, मैं उसे मारने गया था पर तभी लाइट चली गई और गोली चली और मिंकू मर गया। ये देखिए, मेरी बंदूक में पूरी की पूरी गोली है, मैंने नहीं मारा सर। डिटेक्टिव जे अब समझ जाता है कि खून किसने किया है। खून सूर्य प्रताप ने किया है। मिंकू मरने से पहले सूरज के आगे भी कुछ लिख रहा था, तभी उसकी मौत हो गई और सूर्य प्रताप ने गलत कहानी बताई। अगर वो खिड़की से भागा था तो उसकी टी शर्ट का टुकड़ा दाईं तरफ फंसना चाहिए था, जबकि वो बाईं तरफ फंसा है, मतलब वो टुकड़ा उसने खुद से फंसाया है और ये सब कहानी बनाई है हमारा दिमाग घुमाने के लिए। इस तरह डिटेक्टिव जे ने ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर दी। टूनी अपनी बूढ़ी माँ लूसी के साथ रहती थी। टूनी जब 15 साल की ही थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी और माँ की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। इसलिए टूनी के कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ जाती है और उसको ही घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। उसको बिरयानी खाने और बनाने का बहुत शौक था और वो बिरयानी बनानी भी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने बिरयानी बेचने का काम ही शुरू कर दिया। ऐसे ही उसे काम करते हुए आज 10 साल बीत गए और बिरयानी बेच कर ही उसने अपना घर और सारी चीजों की व्यवस्था कर ली। एक दिन उसकी माँ लूसी उससे कहती है, बेटी टूनी, आज तो बिरयानी बेचने मत जाना। लेकिन क्यों माँ, कोई परेशानी है क्या? नहीं टूनी, कोई परेशानी नहीं है, बस बात ये है कि आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए तू जाकर तैयार हो जा। लेकिन माँ, आप जानती है ना मैं
शादी नहीं करना चाहती हूँ। बेटी, मेरी बात समझती क्यों नहीं है? तू एक लड़की है और लड़की पराई धन होती है। एक न एक दिन उन्हें अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ससुराल ही उनका असली घर होता है। बेटी, मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा माँ? मैं अब ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, ठीक है? नहीं माँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एक ही शर्त पर, अगर लड़का मेरे साथ यहाँ रहने के लिए राजी होगा, मतलब घर जमाई बनकर। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। अगर कोई लड़का राजी होता है तो ही मैं शादी करूंगी। ऐसा कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी के ठेले पर एक लड़का आता है जिसका नाम सोनू था। वो टूनी से कहता है, मुझे एक प्लेट बिरयानी मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, आप बैठिए, मैं अभी आपको बिरयानी बनाकर देती हूँ। वो जैसे ही बिरयानी की प्लेट उसके हाथ में रखती है, वैसे ही वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। बिरयानी की प्लेट उसके हाथ में रखती है, वैसे ही वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है और टूनी उसको अपने घर ले आती है और डॉक्टर को भी बुलाती है। डॉक्टर उसकी जांच करता है तो कहता है, इन्हें कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए इन्हें चक्कर आ गए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद सोनू को होश आ जाता है। सोनू के होश में आने के बाद टूनी और लूसी सोनू से उसके घर के बारे में पूछती हैं तो सोनू बताता है, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मैं तो यहाँ काम की तलाश में आया था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ठग लिया और मेरे पास 1 रुपया नहीं छोड़ा, इसलिए कई दिनों से मैं भूखा था। हाँ, मेरी माँ जरूर है, लेकिन वो गांव में रहती है। कोई नहीं बेटा, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ रह सकते हो, और काम ही चाहिए तो मेरी बेटी टूनी के साथ तुम बिरयानी बेचने में मदद कर सकते हो। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। सोनू अब टोनी के साथ मिलकर उसकी मदद करता था और बिरयानी बेचने में उसकी भी मदद करता था, और कुछ समय बाद दोनों को ऐसे ही आपस में प्यार हो जाता है और टोनी और सोनू एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और सोनू अपनी माँ को भी यहीं ले आता है और फिर सभी साथ मिलकर खुशी खुशी वहीं रहते हैं। और टोनी अभी भी अपने बिरयानी बेचने का काम शुरू रखती है और सभी अब उसे बिरयानी बेचने वाली बहू के नाम से पुकारने लगते हैं। पीहू रसोई में काम कर रही होती है, उसे बहुत देर हो जाती है, जिस वजह से अब पीहू का गुस्सा आने लगता है क्योंकि पीहू की देवरानी पीहू की मदद करने के लिए नहीं आती है। और बहुत देर हो जाने के बाद भी जब कुहू नहीं आती तो पीहू रसोई से बाहर जाती है और अपनी सास टूनी से कहती है, माँ जी, आखिर मैं कब तक अकेले रसोई में काम करती रहूंगी? अब तो मेरी देवरानी भी आ गई है और वो अब तक मेरी मदद करने के लिए रसोई में आई ही नहीं। अरे बहू, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए उसे थोड़ा सा आराम करने दे, उसके बाद तो तुम दोनों को ही घर संभालना है, जरा थोड़ा सब्र कर ले बहू। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 9 - 0 कितने होते हैं? अरे माँ जी, अब तो शादी को भी बहुत दिन हो गए हैं और भला अब कब तक वो आराम करेगी? आखिर कब तक मैं ही नौकरों की तरह यहाँ रसोई में काम करती रहूंगी? अरे जब ये घर हम दोनों बहू का है तो हम दोनों को साथ में ही काम करना चाहिए ना। कम से कम काम ना करे तो मेरी मदद तो करवा ही सकती है ना रसोई में आकर। बहू, कुछ दिन और रुक जा, उसके बाद तुम दोनों मिलकर ही सारा काम कर लिया करना, ठीक है? माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आपको सारा प्यार अपनी छोटी बहू पर ही आता है बस। देवर जी ने अपनी पसंद से शादी कर ली है ना, और आपको भी वो बहुत पसंद है, इसलिए आप उसे कुछ तो कहोगी है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है बहू। तभी पीछे खड़ी कुहू जेठानी की बात सुन लेती है और उसे कहती है, अरे दीदी, मैं आ तो गई हूँ आपकी मदद के लिए, और माँ जी दीदी सही तो बोल रही थी, जब घर दोनों बहू का है तो दोनों को ही काम करना चाहिए, एक को नहीं। ये सुनकर पीहू का गुस्सा कम होने लगता है और टोनी अपने मन ही मन कहती है, अरे वाह मेरी छोटी बहू, तू तो बहुत सयानी निकली, बड़ी बहू का गुस्सा भी खत्म कर दिया और घर में लड़ाई होने से भी बचा लिया। मेरी छोटी बहू घर को जोड़ना जानती है। आज सभी अच्छे से मिलजुल कर रहने लगे थे, माहौल बिल्कुल बदल गया था। तभी एक दिन पीहू की छोटी बहन चिंकी पीहू के ससुराल आती है और अपने मन ही मन में कहती है, तो ये है वो लड़की जिस वजह से मैं इस घर की बहू नहीं बन पाई। अब देखना मैं कैसे तुझे दुखी करती हूँ। चिंकी अपनी दीदी से कुहू की बुराई करने लगती है, लेकिन पीहू अपनी बहन से कहती है, अरे तू फालतू में गलत सोच रही है, मेरी देवरानी तो बहुत सयानी है, वो तो बहुत अच्छी है, तू ज्यादा मत सोचा कर, जा जाकर आराम कर। अब चिंकी धीरे धीरे कभी टोनी से तो कभी कुहू के पति पिंटू से कुहू की बुराई करने में लगी रहती। एक दिन जब कुहू चाय बना रही थी तो उसके हाथ से गलती से कप नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है, जिस पर चिंकी कहती है, अरे दीदी, माने आपकी बहू को ठीक से काम करना भी नहीं आता
है, जब से आई है तब से ऐसे ही नुकसान करने में लगी है। कैसी बहू ले आए आप घर? चिंकी, मैं कब से देख रही हूँ तुझे, जब से तू आई है तब से तू मेरी सयानी देवरानी के पीछे पड़ी हुई है। मैं सब अच्छे से समझती हूँ, समझी ना। अब अच्छा यही होगा कि तू वापस चली जाए। मैं अपनी देवरानी के साथ रहकर सयानी हो गई हूँ और अपने घर को टूटने नहीं दूंगी। चल निकल यहाँ से। पीहू अपनी बहन को घर से निकाल देती है और अपनी देवरानी के साथ खुशी खुशी रहती है।